अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल यानी 9 और 10 मई के वाकयात में कैद 85 अफराद से मुतालिक ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात आया। आज सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच, जो कि हाल ही में जजेस कमेटी ने बनाया है, उस 7 रुकनी बेंच ने आज समात का बाकायदा आगाज किया। तो लगा ये था कि शायद मेरिट्स पर बात की जाएगी जल्द ही इन 85 अफराद की, जो कि पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है फौजी तहवील में है, और उनसे मुतालिक आज जिस किस्म के हकायक उनके वकला ने बताए, जो सलूक उनके साथ फौजी तहवील में रखा जा रहा है, उसके पेश नज़र बेंच कुछ जल्दी ही इस केस को लेकर चलेगा। लेकिन आज एक और समात हुई। बेसिकली मजमूई तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जब से इस केस को सुना जाना शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आज ये छठी समात थी जो बगैर मेरिट्स पर गए, बगैर केस के हकायक को टच किए एक और दफ़ा इस पर तारीख पड़ गई, और अब ये 11 जुलाई को केस दोबारा जेर समात आएगा। आज की समात में क्या कुछ हुआ, मुल्जिमान से मुतालिक क्या बताया वकला ने, और उसके अलावा वफाकी हुकूमत का रवैया इस केस में क्या था, और जजेस का जो कि इस बेंच में मौजूद है उनका भी जजेस कमेटी के हवाले से क्या कहना था, और जो जिना हाउस पर हमला है उससे मुतालिक जस्टिस जमाल बंदोखेल के अहम तरीन रिमार्क्स क्या है, ये भी आपके सामने रखती हूँ। आज केस की समात का आगाज हुआ तो बेंच पर हफीजुल्लाह न्याजी, जिनके के बेटे इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह न्याजी, वो फौजी तहवील में है, वो भी हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी मौजूद थे रोस्टम पर। उसके अलावा मुख्तलिफ जो मुल्जिमान हैं उनकी फैमिलीज की जानिब से जो वकला है, फिर मुख्तलिफ जो मेन केस के पिटिशनर्स थे, वो वकला तमाम तर रोस्टम पर मौजूद थे। और वकला ने, सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये बताया कि 5 हफ्ते से जो मुल्जिमान है, यानी जब से आपने पिछला ऑर्डर दिया 24 अप्रैल 2024 को, बेंच का जो ऑर्डर था 6 रुकनी बेंच का, उस ऑर्डर के बाद से अब जो मुल्जिमान फौजी तहवील में है उनसे उनके अहले खाना को मिलने नहीं दिया जा रहा, और जिन 6-7 अफराद को मिलने की इजाज़त दी गई है, उन 6-7 अफराद के चेहरों पर कपड़ा यानी उनके चेहरे ढांप कर, उनके हाथ पीछे बांधकर उनको मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, जिस पर बेंच के रुकन जस्टिस जमाल बंदोखेल समेत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि ये तो गैर इंसानी रवैया, इस तरह से कैसे किया जा सकता है। तो खैर, अटॉर्नी जनरल खुद भी उन्होंने अदालत के सामने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए भी ये एक सरप्राइज ही है, मुझे भी हैरत हुई कि कैसे इस किस्म का रवैया रखा जा सकता है। पर खैर, उन्होंने, सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये मुलाकात नहीं करने दी जा रही है अहले खाना को, और जिनको करने दी जा रही है उनको इस सूरत हाल में करने दी जा रही है। और उसके अलावा जो वकील है लतीफ़ खोसा, उन्होंने ये बताया कि 24 अप्रैल के ऑर्डर के बाद बिलखसूस ये रवैया शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले अहल खाना को मिलने की इजाज़त दी जाती थी। तो जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर तरीक़ेकार से, एक बाकायदा तरीक़ेकार से मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। और फिर जब बेंच हुक्मनामा लिखवा रहा था तो तब भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको नहीं मालूम था कि ये हो रहा है, और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि किस तरीके से वो तमाम तर मुल्जिमान जो कि फौजी तहवील में हैं, उनकी सहूलत के लिए पहले भी प्रॉपर इक़दामात कराए गए, और इक़दामात की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई होगी। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जुलाई अगस्त में जब 7 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये केस सुन रहा था, तो उन्होंने ये जो मामला था पूरा, इसको इसी तरह से सुना था, और तब ये कहा था कि उन तमाम तर मुल्जिमान की सहूलत की जाए, उनको मिलने दिया जाए, उनको उनका जो कैदियों का हक होता है वो उनको फराहम किया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने उससे मुतालिक अदालत को बताया। खैर, उसके बाद जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि हम तरीके से चलना चाहते हैं, और इस केस को यानी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे को अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो सलमान अकरम राजा जो है, उन्होंने कहा कि जो ये तमाम तर मुल्जिमान हैं, इनको फौजी तहवील में नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी सजाएं सुनाई जाए या ना सुनाई जाए, उनको सिविल कस्टडी में होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कस्टडी में। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कि बेंच का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हमारे सामने इस केस में कानून की कुछ जो वायरीज हैं वो चैलेंज्ड हैं, तो जाहिर है हमने उन पर फैसला लिखना है, हम जब लिखेंगे तो वाजे हो जाएगा। खैर, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जिनके कि अपने बेटे हसानुल्लाह न्याजी, इमरान खान के भांजे, वो भी फौजी तहवील में है, वो रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी जो दरख्वास्त है, मुतफरिक दरख्वास्त, उसको नंबर लगाया जाए। बेंच ने उनकी दरख्वास्त पर नंबर लगाने की इस्तदा तो मंजूर नहीं की, लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब को बोलने दिया गया, और उन्होंने ये कहा कि वो 2 बातें करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये केस है, इसमें उन्होंने कहा कि मैं वकला की तरह तो नहीं कर सकता, मेरा अपना बेटा भी है तहवील में, पिछले 11 माह से केस डिसाइड नहीं हुआ, कम अज कम बेंच तमाम तर बातें, इस बात को छोड़ दे कोई बेंच पर एतराज करता है, इस बात को छोड़ दे कि कोई आपको क्या कहता है, आप उन 85
अफराद जो कि फौजी तहवील में हैं उनका सोचते हुए इस केस को निपटाएं, इस केस का फैसला करें। हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि जो आपका ऑर्डर था जिसके तहत 13 दिसंबर को आपने रोका कि ट्रायल बेशक जारी रहे, सजाएं ना सुनाए, उसको वापस ले लें। उसकी वजह से हमारे लिए आपका वो ऑर्डर सुहाने रूह बना हुआ है। और फिर हफीजुल्लाह न्याजी ने ये भी कहा कि जो अगर आपका 13 दिसंबर का ऑर्डर ना होता तो अब तक उनको सजाएं हो गई होती, उसके खिलाफ अपीलें आती, कम से कम उन पर वो सख्ती तो खत्म हो जाती। अब इतने माह से इतने अरसे बाद ये केस फिक्स हो रहा है, तो हमारे सामने ये जो हमारे 85 लोग हैं, उन्होंने अपने बेटे का भी जिक्र किया, उस समेत वो किस किस्म की मुश्किल का शिकार है आपको नहीं मालूम, और फैमिलीज पर क्या गुजरी है वो भी नहीं मालूम। यहाँ हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि अब्दुल कलाम आज़ाद का एक बहुत लंबा उनका कॉल है, वो तो नहीं उन्होंने कहा कि मैं कोट करूंगा, लेकिन उसका एक जुमला उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने रख देता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी, यानी हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी किसी क्या मैदान जंग में हुई थी या फिर इंसाफ के ऐवानों में हुई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 11 माह से कैद में है, बेहतर होता कि आप अब इजाजत दे देते कि अगर उनको सजाएं सुनानी है तो सजाएं सुना दे। उसके बाद बेंच के रुकन जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा कि हमारी वजह से नहीं हो रहा है ये डिले, आपकी जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन हम भी केस को सुन के निपटाना चाहते हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि हमने तो नहीं इस केस को लटकाया, 75 दिन पहले आपके सामने उस दिन रखा था कि अब 75 दिन बाद ये मुकदमा फिक्स हो रहा है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि 75 दिन बाद 75 दिन पहले हमने कमेटी को ये मामला भिजवाया था, अब कमेटी ने फिक्स नहीं किया, यानी वो खुद भी कमेटी के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनके सामने आके एक लॉयर ने भी आज कमेटी के कंडक्ट पर सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि 75 दिन बाद अगर हो रहा है तो वही इसमें हमारा कसूर नहीं है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो आज हो रहा है इसी तरह से पिछली समातों पर भी होता रहा, बदकिस्मती है इन अपीलों की कि हम इन अपीलों के मेरिट्स पर जाने के बजाय इसी किस्म की बहस में फंस जाते हैं। कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आज मुकदमे में पूरी बहस इस बात पे होती रही कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं क्या वो काबिल समात है। अगर वो काबिल समात है तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो अपील का हक है, वो अपील का हक किस तरीके से है, कितना वो अपील का हक वाइड है, कितना अपील का हक उसमें उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी हदूदो क़यूद क्या है, इससे मुतालिक बेंच जो है वो थोड़ा सा सवालात करता हमें नजर आया। और इसी वजह से जो पूरा केस आज भी था वो मेरिट्स पर अपना एक रास्ता नहीं पकड़ सका है, बल्कि इसी तरीके से बहस होके केस को एडजर्न कर दिया गया 11 जुलाई तक। तो फिर केस के अंदर एतजाज एहसन ने भी थोड़े हबीब जालिब के शेर पढ़े, तो उस पर बेंच के रुकन जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा कि हमारे सामने पिटिशंस का अंबार है, हम शायरी नहीं जानते, हम चाहते हैं कि हम इस केस को कंक्लूड करें। उसके बाद ख्वाजा अहमद हुसैन जो कि जवाद ख्वाजा मेन केस के अंदर जो मेन फरीक है उनके वकील है, तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपको कोई एतराज़ है, क्या आप इस केस के अब जो बेंच के ऊपर, क्योंकि वो मुसलसल जो 6 रुकनी बेंच था उस पर एतराज़ कर रहे थे, मोतरज़ थे, तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि वो बेंच से खुश हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मुकदमे की समाअत को मुकम्मल कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि उनको कमेटी के कंडक्ट के ऊपर कुछ रिजर्वेशन है जो कि जजेस कमेटी है, लेकिन इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, बेंच अब अपनी समाअत करे और इस केस को मुकम्मल करे। जस्टिस शाहिद वहीद जो कि 2 समातों पहले इस बेंच का हिस्सा बनाए गए, वो मुसलसल यही सवाल कर रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है, अगर आपको याद हो तो इस केस के अंदर तमाम तर उस वक्त शोधा फोरम की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई थी, जब जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे को जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया था, साथ ही आर्मी एक्ट की शिकें भी उड़ा दी थी। तो उसके बाद शोधा फोरम की हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू, और साथ ही सूबाई हुकूमतों ने भी इसमें अपनी अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी, जिसमें सिंध हुकूमत ने की नहीं थी और केपी हुकूमत ने हाल ही में उसको वापस ले लिया। तो जस्टिस शाहिद वहीद ये कहते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या जो दीगर अपेलेंट्स हैं जिनमें शोधा फोरम वगैरह है, उनका क्या हक दावा बनता है इस केस के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक तो नहीं बनता। और फिर उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, हमने नाम तो दे दिया कि अब आर्टिकल 184(3) के तहत अपील आया करेगी, तो फिर उस अपील का स्कोप क्या होगा, कितनी हम उस अपील में क्या कुछ सुन सकते हैं। क्या उस अपील का मतलब ये होगा कि हम एक केस की दोबारा से समाअत करें, या उस अपील का मतलब ये होगा कि मरकजी केस में जो कुछ सुना गया, अगर कुछ नहीं सुना गया तो वो हम सुने, या फिर हमने नए सिरे से समाअत करनी है। जैसे शाहिद वहीद ने जब ये सवाल उठाया तो फिर अटॉर्नी जनरल को बुलाया और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मेन केस के अंदर नहीं एड्रेस हुए थे, वो करने हैं। तो फिर जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि आप नए सिरे से केस की समाअत नहीं कर सकते, ऑलरेडी सुना हुआ केस है, आप जजमेंट्स पेश कर चुके हैं, हमारे सामने सारा मामला, अगर हमें आप इस पॉइंट के ऊपर असिस्ट कर दे कि इंट्रा कोर्ट अपीलों का स्कोप क्या है, तो फिर शायद हमें
इतनी लंबी चौड़ी हेयरिंग में पढ़ना ही नहीं पड़े, हम पहले वाले फैक्ट्स देखें, जो आपकी कंटेंशंस थी वो देखें और हम फैसला कर दें। तो खैर उसके बाद फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी ये कहा कि हर एक का फंडामेंटल राइट है, अगर इंट्रा कोर्ट अपीलें इसी तरीके से सुनी जाने लगी तो हर वकील आके कहेगा कि उसको भी सुना जाए। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि पहले ये गिला किया जाता था कि आर्टिकल 184(3) के तहत कोई अपील नहीं है, अब दे दी गई है तो मसला बना दिया गया है। ये पूरी बहस चलती रही। फिर हामिद खान साहब जो कि लाहौर बार के वकील हैं वो आ गए, उनसे पूछा गया आपका हक दावा कैसे बनता है। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, बार काउंसिल्स को सुना जाए। बार काउंसिल्स कहती है कि जो जस्टिस जाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला था उसको बरकरार रहना चाहिए। वफाकी हुकूमत को इस केस में अपीलें नहीं लेकर आनी चाहिए थी। तो उनको भी जब हामिद खान साहब ने कहा कि उनका बनता है हक दावा, उनको सुना जाना चाहिए, तो फिर बेंच ने 5-2 की मुनासबत से 2 जजेस जो डाइसेंट करे उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, जैसे शायद वहीद होंगे एक, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहिए, दीगर किसी फरीक को नहीं सुनना चाहिए, किसी का हक दावा नहीं बनता, कोई मुतासरा फरीक नहीं है इस केस में। तो जस्टिस शाहिद वहीद और उनके साथ दूसरे कौन से जज है, या वो जस्टिस जमाल मंदोखेल है या जस्टिस शाहिद बिलाल है, जिन्होंने डाइसेंट किया कि नहीं, इन वकला को नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहिए और केस को कंक्लूड करना चाहिए। दीगर बेंच ने अलाउ कर दिया। खैर आखिर में आकर जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो बुलाया गया शुमाइल भट्ट को, जो कि शोहदा फोरम के वकील हैं। और वहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दलाइल दिए और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स के अंदर जो शोहदा फोरम के वकील हैं शुमाइल भट्ट, उनसे ये पूछा कि क्या शोहदा फोरम, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं गुज़िश्ता रात केस का रिकॉर्ड देख रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि जिन्ना हाउस, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी कहकर उसको जलाने का केस बनाया जा रहा है, जो कि कोर कमांडर हाउस है, जिन्ना हाउस लाहौर। तो उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि कितने दिन कायद-ए-आज़म जिन्ना हाउस लाहौर में रहे, लेकिन जब ज़ियारत में जिन्ना रेजिडेंसी को जहाँ पर कायद-ए-आज़म एक्चुअली रहे उसको जलाया गया, तो तब शोहदा फोरम कहा था, क्योंकि शोहदा फोरम तो इसलिए आया ना कि जिन्ना हाउस को भी जलाया गया, ये कुछ किया गया। मेन जो उनकी केस के अंदर अपील है उसको देखते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। तो उनके सवालात पर फिर शुमाइल भट्ट कुछ बताने ही की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल को बुला लिया और उसको कहा कि आप ये बताइए कि क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ़ैसले अदालत ना करे, कोई और करे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसको क्या अदालत के ऊपर एतबार नहीं है। इस किस्म के सवालात हुए और आखिर में अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई कि जो तमाम तर मुल्ज़िमान हैं उनको से मुतालिक सहूलत दी जाए, ये जो भी शिकायत है इनको दूर किया जाए। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल के ऑब्जर्वेशंस के साथ आज केस कंक्लूड हुआ आज की हद तक, और अब जुमेरात तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अगली डेट ऑफ हियरिंग से डे टू डे यानी रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा केस, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जुमेरात को समाअत है। जुमेरात के बाद अगला जो वीक है उसमें अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं। कुछ जो कम बेंचेस है वही दस्तयाब होंगे, तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, फिर एक मसला बनेगा। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो 85 अफराद हैं इस वक्त मिलिट्री तहवील में, उनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट तरजीही बुनियादों पर इस मुकदमे को सुनेगी और जल्द ही कंक्लूड कर लेगी, आर्या पार फैसला कर लेगी, ताकि उन 85 अफराद की ज़िंदगी के जो शायद कई दिन है, अब तो 365 से ऊपर दिन हो गए, शायद 400 दिन हो गए, वो किसी सूरत वापस आ सके या उनका कोई बदावा हो सके जो उन्होंने फ़ौजी तहवील में गुजारे। हालांकि वो सिविल जेलों में होने चाहिए और वहीं पर उनके मुकदमात को ट्रायल करके मुकम्मल हो के उनको सज़ा या जज़ा जो भी मिलनी थी वो मिलनी चाहिए थी। खैर अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो कि बना है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल मुसलसल उनके जो रिमार्क्स हैं उनसे ये लगता है कि वो किस तरह बेंच को लीड कर रहे हैं, या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की